तो हम अक्सर सुनते हैं कि Node.js एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, लेकिन क्या Node.js में भी हम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं? थ्रेड का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है? तो इसका आंसर है हाँ। Node.js में भी आप मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। Node.js के पास भी मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेड के ऊपर, और यहाँ मैं केवल थ्रेड के इंट्रोडक्शन पार्ट को भी कवर करने वाला हूँ और आगे आने वाली वीडियो में और डेप्थ में मैं चीज़ों को कवर करूँगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं थ्रेड को समझना। राइट, तो अभी आप जो सामने इमेज देख रहे हो वो एक प्रोसेस की इमेज है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। आप सिंपल अभी भूल जाइए कि आप Node.js सीख रहे हो या जावा सीख रहे हो या फिर और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। हम इन जनरल पहले प्रोग्राम प्रोसेस और थ्रेड के बारे में समझ लेते हैं। राइट, देखो होता क्या है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को लिखते हो, जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर को लिखते हो, राइट, तो उसके कुछ इस तरीके से मेमोरी में स्ट्रक्चर होता है, यानी मेमोरी में जगह मिलता है, लोकेशन मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हो, आप उसका एक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, राइट, तो जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने जाता है तो वो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्ड हमें मेमोरी में मिलता है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैक होता है, हीप होता है, अनइनिशियलाइज्ड डेटा होता है, इनिशियलाइज्ड डेटा होता है, और आपका जो कोड है, टेक्स्ट पार्ट है, वो होता है। राइट, तो इस तरीके से आपके कोड को मेमोरी मिलती है। जब ये मेमोरी मिलती है आपको सीपीयू में, तब इस मेमोरी को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है। राइट, ये प्रोसेस है, अब इसको सीपीयू मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी आप प्रोग्राम ओपन करते हो, चाहे आप Node.js ओपन कर रहे हो, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे हो, या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो, तो जो आपका प्रोग्राम है उसको एक मेमोरी मिलती है, रैम में उसको एक जगह मिलती है, और जब रैम में जगह मिलती है तो वो जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस बन जाता है। राइट, तो प्रोसेस का मतलब यही हुआ कि आपके प्रोग्राम में न केवल अब टेक्स्ट है, बल्कि जो इनिशलाइजेशंस हुआ, स्टैक्स बने, हीप्स के मेमोरी इनिशलाइज हुई, राइट, डेटा पार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें रैम में मिल गई, वो सारी चीज़ें रैम में लोकेट हो गई। राइट, अब जब रैम में सारी चीज़ें लोकेट हो गई तो वहाँ से इन प्रोसेसेस को सीपीयू मिलता है। तो सीपीयू इन प्रोसेसेस को पिकअप करता है और एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। राइट, अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं विजुअली आपको समझाना चाह रहा हूँ, और ये मैंने कुछ बेसिक सा डायग्राम बनाया हुआ है। राइट, ठीक है, तो अब हम इस विजुअल डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि देखो, जब भी जो भी आप प्रोग्राम ओपन करते हो तो उसको रैम में जगह मिलती है। जब वो रैम में जगह मिलती है, रैम में जब वो एलोकेट हो जाता है, तो उसके बाद सीपीयू जो है उस प्रोसेस को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। राइट, इसी बीच का पार्ट होता है आपका शेड्यूलिंग। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका चाहे वो मैक ओएस हो, लिनक्स हो, वो सारे जो प्रोसेसेस हैं उसको शेड्यूल करता है। यहाँ पे शेड्यूल का मतलब यही है कि वो एक एक करके सीपीयू को एलोकेट होते हैं और उसके बाद अपना जो भी वर्क है वो एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरीके से हमारे सीपीयू को हैंडल करता है, उसी का पार्ट यहाँ पे ये मैंने डायग्राम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे होता है रेडी क्यू। रेडी क्यू का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो प्रोग्राम है, अब ये जो प्रोग्राम है या प्रोसेस है, वो सीपीयू के लिए मतलब डिमांड कर रहे हैं या सीपीयू के लिए एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं। राइट, तो इसे हम कहते हैं रेडी क्यू। उसके बाद होता है वेटिंग क्यू, और एक होता है हमारा एग्जिट क्यू। राइट, ये मैं काफ़ी सिंप्लीफाइड कर चुका हूँ अभी इस एग्जांपल को, लेकिन समझने के लिए यही काफ़ी है। ठीक है, तो जो भी प्रोसेसेस आपके रेडी क्यू में रहते हैं उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है एक एक करके, और ये जो पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे जो प्रोसेसेस हैं उसको रेडी क्यू में रखता है। राइट, अब फॉर एग्जांपल ये रेडी क्यू से एक प्रोसेस उठा और ये सीपीयू के पास गया। राइट, अब ये जब सीपीयू के पास गया तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ इंफॉर्मेशंस होंगी जिसको एग्जीक्यूट करना होगा। राइट, अब जब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी तो हो सकता है कि ये इंटरनल डेटाबेस को कॉल कर रही हो, फाइल सिस्टम को कॉल कर रही हो, राइट, या फिर कोई अदर नेटवर्क कॉल कर रही हो। तो जो ये ऑपरेशंस हैं, फाइल सिस्टम को कॉल करना, नेटवर्क के ऊपर कॉल करना, डेटाबेस यानी एक एक्सटर्नल सिस्टम है उसके ऊपर कॉल करना, उस समय आपका सीपीयू आइडल होता है। राइट, उस समय क्या होता है कि आपका सीपीयू कुछ काम नहीं कर रहा होता है, वो डेलीगेट कर देता है अपने काम को दूसरे प्रोसेसेस के ऊपर। राइट, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोग्राम है, वो वेट कर रहा होता है अदर प्रोसेसेस के कंप्लीशन के लिए। राइट, तो
इस समय क्या हो सकता है कि आपका जो सीपीयू है वो आइडल रहेगा, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बखूबी समझता है, इस चीज़ों को, इस जो सिनेरियो है इसको समझता है, और वो करता क्या है कि इस तरीके के कॉल के बाद इसको वेटिंग क्यू में डाल देता है, राइट। वेटिंग क्यू का मतलब ये हुआ कि अब जब उसके रिजल्ट आ जाएंगे, अगर नेटवर्क कॉल हुए या और कोई भी तरह के इंस्ट्रक्शंस हुए, जब उसके रिजल्ट आएंगे तो कर्नल को पता चल जाएगा कि हाँ उसके रिजल्ट आ चुके हैं, तब वो वेटिंग क्यू के पास से उठा के इस डेटा को और रेडी क्यू में डाल देगा, राइट। और फिर ये रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगा, यानी सीपीयू एलोकेशन के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो रेडी क्यू में आता है, सीपीयू मिलती है, वेटिंग क्यू में जाता है, और फिर जब उसका इन्फॉर्मेशन या डेटा मिल जाता है कर्नल को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो यहाँ पे वेटिंग क्यू से उठ के हमारा रेडी क्यू में पहुँच जाता है, राइट। तो इस फिनोमिना को अगर आप समझो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस है वो इंटायरली ब्लॉक हो रहा है, वेटिंग क्यू में जा रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडी क्यू में जा रहा है। तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सीपीयू है डिपेंड्स अपॉन टास्क, डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, वो चीज़ों को ब्लॉक करता है, वो रोकता है। अब एक सिनेरियो लेते हैं कि अब जब सीपीयू इंटेंसिव टास्क है और अगर आपका प्रोसेस जो है वो सिंगल सीपीयू कोर पे रन कर रहा है, और वो ये काफ़ी जो हैवी टास्क है, जो काफ़ी सीपीयू एक्सपेंसिव टास्क है, उसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब इस कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होने के कारण आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि हमेशा एक प्रोसेस को एक ही कोर एलोकेट होता है, यहाँ पे हम एक कोर की ही बात कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि बाकी जो कोर हैं उसके ऊपर जो ये प्रोसेसेस हैं वो या हो सकते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहे हों, हो सकते हैं आइडल हो, राइट। अब जो मल्टी थ्रेडिंग का काम है, मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एक प्रोसेस के हम मल्टीपल टास्क बना सकें। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक जाइगेंटिक प्रोसेस के बजाय हम कुछ लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट करें, राइट। लाइट वेट प्रोसेस क्या होता है? लाइट वेट प्रोसेस आप ऐसे समझते हो कि एक स्मॉल एग्जीक्यूशन होता है, एक यूनिट ऑफ कोड होता है, एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक कोर पे, राइट। तो जब वो लाइट वेट प्रोसेस हम क्रिएट कर देते हैं, यानी एक जो बहुत हैवी का काम है, जो हैवी कंप्यूटेशन का काम है, उसको हम ब्रेक कर देते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस में, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेस में जब हम ब्रेक कर देते हैं तो उससे होगा क्या कि जो हमारा काम अभी एक सीपीयू पे रिलाई कर रहा था, यानी वो एक सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था उस पर्टिकुलर वर्क को, उसी काम को अब मल्टीपल सीपीयू के पास हम डेलीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई और सीपीयू है और इसी काम को आप 4 भाग में बांट दें, तो एक काम इसको दे सकते हैं, एक काम इसको दे सकते हैं, एक काम इसको दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे 4 काम एक साथ दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि हम पैरेललिज्म को मेंटेन कर पाएंगे, राइट। हम मल्टीपल कोर के ऊपर, मल्टीपल सीपीयू कोर के ऊपर अपने सेम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ़ायदा होता है, राइट। तो इसीलिए हम करते क्या हैं कि हम थ्रेड बनाते हैं, राइट। थ्रेड का मतलब ही यही होता है कि लाइट वेट प्रोसेस, एक तरीके का आप ऐसा समझ सकते हो कि लाइट वेट प्रोसेस होता है जो न केवल एक कोर के ऊपर अपना टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, बल्कि वो अपने जो बहुत जाइगेंटिक काम है, बड़े काम है, उसको डेलीगेट कर सकता है, उसका मल्टीपल टास्क क्रिएट कर सकता है, राइट। और वो जो मल्टीपल टास्क है वो सीपीयू के डिफरेंट डिफरेंट कोर पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे और हैं, राइट। अब जब जो प्रोसेस है, अगर थोड़े से आप इंटरनल आर्किटेक्चर लेवल पे चीज़ों को समझोगे तो होगा क्या कि जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हो, यानी इसको सीपीयू मिला और उसके बाद वेटिंग क्यू में गया, तो आप ऐसा समझो कि जब रेडी क्यू से उठ के कोई भी प्रोसेस सीपीयू मिला और सीपीयू मिलने के बाद वो वेटिंग क्यू में पहुंचा, तो इसका मतलब ये है कि अब जहाँ तक ये एग्जीक्यूशंस इसने किया होगा, इस एग्जीक्यूशंस को भी स्टोर किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल 10 लाइन का कोड है, उसने 5 लाइन तक अभी एग्जीक्यूट किया, ठीक है। हो सकता है एक नेटवर्क कॉल आ गया, आईओ बाउंड कोई भी कॉल आ गया, जिसके कारण इस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा और इसको वेटिंग स्टेट में जाना पड़ेगा, राइट। अब होगा क्या कि क्योंकि वेटिंग स्टेट में जाना पड़ेगा, तो इसके जो कॉन्टेक्स्ट हैं, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि अब कितने लाइन तक इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, इसके डेटा क्या है, इसके वेरिएबल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें एक कॉन्टेक्स्ट बनती है एक प्रोसेस की, ठीक है। तो सीपीयू पहले उस कॉन्टेक्स्ट को सेव करता है, देन उसको वेटिंग क्यू में डालता है, राइट। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि जब नेक्स्ट टाइम ये सीपीयू के पास आए
तो उसको इस प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट पता रहे ताकि वो एग्जीक्यूशंस वहीं से स्टार्ट करें, राइट। तो इसको प्रोग्राम काउंटर कह सकते हैं। प्रोग्राम काउंटर होते हैं जो आपका इंस्ट्रक्शंस, कितने लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए उसको ट्रैक करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनली, ठीक है। लेकिन आप ऐसे समझो कि जब आप इस प्रोसेस को थ्रेड के ऊपर तोड़ देते हो, यानी इसके ऊपर लाइट वेट प्रोसेस बना देते हो, इसको मल्टीपल प्रोसेस बना देते हो, लाइट वेट प्रोसेस बना देते हो, तो होता क्या है कि इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है हमारी प्रोसेसेस की। अब थोड़ा सा इन चीज़ों को और एक डायग्राम से समझते हैं और उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने डायग्राम रखा हुआ है और इस डायग्राम के ऊपर चीज़ों को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, यानी आप कह सकते हो कि प्रोसेस है। एक प्रोसेस होने का मतलब है वो सिंगल थ्रेड पे है, वो एक अपना एक पूरा प्रोसेस है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनती हैं। कोड होता है, डेटा होता है, फाइल होता है, रजिस्टर होते हैं, काउंटर होते हैं, स्टैक होते हैं, राइट। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक कॉन्टेक्स्ट है इस प्रोसेस का, ठीक है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है जब ये सीपीयू को मिलेगा तो ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा, ये अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, राइट। और ये जो कोड है, डेटा है, फाइल है, ये जो अपना इसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रजिस्टर्ड है, जो काउंटर है, जो स्टैक है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हर प्रोसेस के लिए अपनी बनती है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम मल्टीपल प्रोसेसेस बना दें, राइट। हम एक काम को करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस बना दें। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो कि एक काम करने के लिए आप मल्टीपल प्रोसेस बना दो, राइट। लेकिन आप देखो कि जब आप मल्टीपल प्रोसेस बनाते हो तो आपको एक तरीके का, आप ऐसे कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लोड पड़ता है, राइट। हर प्रोसेस के बनने के कारण आप देख सकते हो कि हर ये ब्लॉक, कोड, डेटा, फाइल, ये सारी चीज़ें नई बनेंगी, राइट। उसके साथ साथ जो प्रोसेसेस बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ईजिली नहीं बना पाता, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा एफर्ट लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है चीज़ों को बनाने में, राइट। क्योंकि इसको मेमोरी एलोकेट करना है, राइट। इसको रजिस्टर काउंटर मेंटेन करना है, इसको स्टैक, हीप, क्यू, डेटा, सारी चीज़ें मेंटेन करना है। वहीं पे अगर मैं थ्रेड की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्रेड के ऊपर कोड, डेटा, फाइल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, हीप मेमोरी हो गई, कोड हो गया, फाइल हो गया, ये सारी चीज़ें शेयर्ड होती हैं। अब इसके एक अपने डिसएडवांटेज भी हैं, अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिंपली अभी सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोड, डेटा और फाइल जो है वो शेयर्ड है, राइट। और हर थ्रेड एक तरीके से एक प्रोसेस की तरह काम कर रहा है, उसके ऊपर रजिस्टर, स्टैक और काउंटर है, उनका वो अपना होता है, राइट। तो अब ये जो थ्रेड है वो एक लाइटवेट प्रोसेस की तरह हो गया और इसको एक अपना सीपीयू का कोर एलोकेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप जाइगेंटिक प्रोसेस देखने की कोशिश कर रहे हो इसको केवल एक सीपीयू कोर एलोकेट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कि एक प्रोसेस हमेशा एक सीपीयू कोर के ऊपर रन करता है, राइट। अब मान लेते हैं कि ये काफ़ी सीपीयू एक्सपेंसिव काम है, राइट। अब ये हो सकता है कि एक बहुत बड़े नंबर या बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा हो, ठीक है। उसी चीज़ को अगर मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर दूं, यानी उसको 3 थ्रेड में कन्वर्ट कर दूं, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, तो अब ये जो तीनों थ्रेड हैं वो केवल एक कोर को यूज़ नहीं करेंगे। अब ये तीनों जो थ्रेड हैं वो सीपीयू के मल्टीपल कोर को यूज़ कर सकते हैं। तो जो ओएस है वो इन थ्रेड को अलग अलग कोर पे भी भेज सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। दूसरा जो एडवांटेज ये है कि क्योंकि जो डेटा और जो मेमोरी एरिया है वो शेयर्ड है, तो इनके लिए जब हम डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो इनके लिए एक नया मेमोरी लोकेशंस नहीं होगा, राइट। ये सेम मेमोरी एरिया को एफिशिएंटली तरीके से यूज़ करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल एक इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा या 10-20 इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं सिंपली, ठीक है। वो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एक सीपीयू एक्सपेंसिव काम है, ठीक है। अब इमेज प्रोसेसिंग के केस में आप जानते हो कि इमेज प्रोसेसिंग में बिट मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, 0 1 काफ़ी ज़्यादा, वो सीपीयू एक्सपेंसिव काम होते हैं। तो अगर आप उस काम को सिंगल थ्रेडेड बेस से अपने सीपीयू के ऊपर देते हैं तो वो केवल एक कोर के लोकेट होगा, राइट। वो एक कोर को एलोकेट होगा, इसीलिए वो जो अपना एग्जीक्यूशंस है उसको काफ़ी लंबा टाइम मिलेगा, राइट। उसके साथ साथ बीच में हो सकता है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई या फिर कुछ और इंटरप्शंस हो गया, जिसके कारण वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच करने का मतलब यही है कि आप जो सीपीयू मिला हुआ है आपके प्रोसेसेस का उसको वेटिंग एरिया में डाल देना,
राइट, इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, अब सेम काम को अगर मल्टीपल थ्रेड्स में अगर आप तोड़ देते हैं, अगर उसी इमेज प्रोसेसिंग को 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो अब ये जो तीनों पार्ट होगा वो अपना एक एग्जीक्यूशन यूनिट होगा। राइट, तो यहाँ पे जो सिंगल सीपीयू के कोर के केसेस में आप देख सकते हो कि आपको ऐसा लग सकता है कि ऑब्वियसली अभी भी तो सेम प्रॉब्लम ही है, अभी भी तो हमारा टास्क को सीपीयू मिलेगा, वेटिंग में जाएगा, अगर हम मल्टीपल थ्रेड में भी ब्रेक कर देते हैं तो। राइट, लेकिन अब जो मॉडर्न जो भी सिस्टम आ रहे हैं, जो भी कंप्यूटर्स मॉडर्न बन रहे हैं, उसमें आपको मल्टी कोर सीपीयू मिलते हैं। राइट, यहाँ पे सिंगल कोर सीपीयू की बात मैं नहीं कर रहा, अब ये एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल है समझाने के लिए। ठीक है, तो अब जो आपका थ्रेड है यहाँ पे वो मल्टीपल सीपीयू कोर को एलोकेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आप साइमल्टेनियसली एक साथ 3 थ्रेड के थ्रू उसी काम को कर सकते हैं। राइट, तो आपकी जो इफिशिएंसी वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। राइट, उसके साथ साथ आपका जो मेमोरी एरिया है, क्योंकि वो शेयर्ड है, अब इसके अपने डिसएडवांटेज जैसा कि मैंने बताया है, तो क्योंकि आपका मेमोरी एरिया शेयर्ड है इन थ्रेड के साथ, तो इस मेमोरी एरिया को वो एफिशिएंटली यूज़ करता है। इसी काम को अगर आप 3 प्रोसेसर्स के थ्रू करते तो कैसे होता? जब आप इसी काम को 3 प्रोसेसर्स के थ्रू करते तो ऑब्वियसली उसको भी 3 सीपीयू कोर मिल जाते। राइट, क्योंकि प्रोसेसर्स है और उसको भी कोर मिल सकते हैं। राइट, वो अलग अलग कोर पे एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि हर प्रोसेस को मेंटेन करना एक अपने आप में बड़ा टास्क है, क्योंकि जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। राइट, कोड आता है, डेटा आता है, फाइल्स आते हैं, रजिस्टर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। यहाँ पे तो बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कर्नल को एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं इस प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। राइट, थ्रेड वो इफिशिएंटली क्रिएट कर देता है, बल्कि प्रोसेस क्रिएट करना एक अपने आप में टास्क है। क्लोन करता है पूरा का प्रोसेस का, और उसके बाद उस प्रोसेस के ऊपर अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लोड करता है। राइट, इस तरीके से प्रोसेस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे जो थ्रेड है वो इसी काम को करता है, और थ्रेड जो है वो इफिशिएंटली न केवल मेमोरी को मैनेज करता है, बल्कि वो अपने ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर लेता है। राइट, अब आता है बात नोड जेएस के ऊपर। नोड जेएस में जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है वो सिंगल थ्रेड होता है, न कि वो पूरा का पूरा जो नोड जेएस है वो सिंगल थ्रेडेड है। राइट, नोड जेएस में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है libUB। ये जो लाइब्रेरी है ये थ्रेड पूल के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे जो libUB लाइब्रेरी है वो मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करती है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं हम नोड जेएस के ऊपर, उसको एक क्यू में मेंटेन किया जाता है। इवेंट लूप एक सिनेरियो है, इवेंट लूप का एक हैंडलिंग होता है। राइट, तो जो भी ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे जाते हैं कहाँ पे? थ्रेड के ऊपर। राइट, तो इससे सिंपलिस्टिक एग्जांपल ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्कर थ्रेड पूल है, और जो भी ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होते हैं जैसे डीबी कॉल हो गया, या फिर आपका कोई भी अदर फाइल सिस्टम को रीड आप कर रहे हो, जो कि एक हैवी ऑपरेशंस है, ब्लॉकिंग ऑपरेशंस है, तो वो जो ऑपरेशंस है वो थ्रेड पूल हैंडल करता है। और थ्रेड पूल क्या करता है? वो इंटरनली वही थ्रेड है जिसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया। राइट, वो क्या करता है कि वो एक स्मॉल यूनिट ऑफ टास्क को थ्रेड के ऊपर रन करता है, और वो जो एक अलग कोर है आपका सीपीयू का वो हैंडल कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बहुत बड़े फाइल का डेटा रीड कर रहे हो तो आप नहीं चाहते कि जो मेन थ्रेड है, जो नोड जेएस का मेन थ्रेड है, वो ब्लॉक हो। राइट, तो यहाँ पे आपका जो नोड प्रोसेस है वो क्या करता है कि उन तरीके के ऑपरेशंस को, जो ब्लॉकिंग ऑपरेशंस है, उसको वर्कर थ्रेड के ऊपर भेज देता है। राइट, और ये libUB का कॉन्सेप्ट है पूरे तरीके से। और libUB में वर्कर थ्रेड क्या करते हैं? वर्कर थ्रेड उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, या कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके रिजल्ट को फिर यहाँ पे हम भेज दिया जाता है मेन थ्रेड के ऊपर। राइट, तो जो भी ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है? उसका एग्जीक्यूशन होता है आपका वर्कर थ्रेड पूल के ऊपर। ठीक है, तो नोड जेएस आपका सिंगल थ्रेडेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नोड जेएस आपका सिंगल थ्रेडेड है। नोड जेएस में भी मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड है। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हो बिल्कुल ऑब्वियसली, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सिनेरियो है नोड जेएस का, जो कि यहाँ पे हमारा V8 इंजन है, और नोड जेएस की जो एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट बनती है, मेन थ्रेड बनती है, वो होता है हमारा सिंगल थ्रेडेड। राइट,
आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और एक अंडरस्टैंडिंग बना होगा कि एक्चुअल में मेन थ्रेड, वर्कर, थ्रेड पूल क्या होते हैं, राइट। तो जो मैं थ्रेड की बात करने वाला हूँ, जो थ्रेड पढ़ाने वाला हूँ, वो इसी वर्कर थ्रेड के ऊपर चीज़ें बनी हुई है, राइट। नोड जेस ऐसा नहीं है कि नोड जेस में हम अपना थ्रेड बनाने वाले हैं। नोड जेस ऑब्वियसली वर्कर थ्रेड के नाम से एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम ये वर्कर थ्रेड पूल को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वर्कर थ्रेड के पूल के ऊपर, और हम अपने जो प्रोग्राम है उसको डेमो करके देखेंगे, हम थ्रेडिंग के थ्रू देखेंगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, डायरेक्ट हम सिंगल प्रोसेस के थ्रू, मेन थ्रेड के थ्रू भी हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।